हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। अध्याय 1 कक्षा 11 भौतिकी पहला अध्याय है बिल्कुल। और सामान्यतया इस अध्याय को हम पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ आंकिक प्रश्न या ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है। ये सिर्फ जानकारी पर है और इसमें बताया गया भाई फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, विज्ञान क्या है। और इसका जो नाम है चैप्टर का वो है भौतिक जगत। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एट ऑल भौतिक जगत है क्या। अगर भौतिक जगत की बात करूं तो भौतिक जगत है क्या। अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, ठीक। तो सबसे पहले हम इसी बात पर विचार करेंगे कि भौतिक जगत क्या है। और आप जानना भी चाहते होंगे कि यार किसको कहेंगे भौतिक जगत। अब देखिए, मैं इसकी बिल्कुल सटीक परिभाषा लिखूंगा भौतिक जगत की। मैं एक परिभाषा इसकी एक लाइन में कर दूंगा। देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, देखिए, प्रकृति का वह रूप जिसका जड़त्व परिभाषित हो जाता है या जानने में आ जाता है, जानने में आ जाता है। भौतिक जगत कहलाता है। ये है भौतिक जगत की परिभाषा एक लाइन में। यानी पर प्रकृति का वह रूप, यानी प्रकृति के बहुत सारे रूप हैं। प्रकृति का वह रूप जिसका जड़त्व, जड़त्व यानी किसको कहते हैं जड़त्व, बताओ। जड़त्व यानी द्रव्यमान, दूसरा नाम संहति। परिभाषित हो जाता है, यानी उसका द्रव्यमान परिभाषित हो जाता है कि यार ये वस्तु है, इसमें इतने ग्राम, इतने किलोग्राम द्रव्यमान है, इससे कम है या ज़्यादा है। कुल मिलाकर अगर उसका जड़त्व परिभाषित हो जाता है या जानने में आ जाता है, भौतिक जगत कहलाता है। यानी भौतिक जगत प्रकृति है, प्रकृति का एक रूप है जिसका जड़त्व जानने में आ जाता है, ठीक। अब यहाँ पर द्रव्यमान के आधार पर या जड़त्व के आधार पर एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे हम पूरी तरह भौतिक नहीं कह सकते। एक ऐसी भौतिक राशि है जो विज्ञान में अब तक रहस्य बनी हुई है, जिसे हम पूरी तरह भौतिक राशि नहीं कह सकते। वो क्या है? प्रकृति का पूरा रूप जानकारी में नहीं है, वो है प्रकाश। यानी प्रकाश का द्रव्यमान हम परिभाषित नहीं कर सकते। प्रकाश का द्रव्यमान कितना होता है, इस बात को विज्ञान अब तक पूरी तरह नहीं जानता। प्रकाश देखने में आता है, प्रकाश किससे वस्तुएं दिखती हैं, प्रकाश अनुभव में भी आता है, लेकिन प्रकाश का द्रव्यमान पूरी तरह जानने में नहीं आता। दूसरी बात, जो प्रकाश की चाल है, अधिकतम चाल, आपने सुना होगा प्रकाश की अधिकतम चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में। वह चाल अधिकतम प्रकृति में पाई जाने वाली चाल है। यानी प्रकृति में जो अधिकतम चाल पाई जाती है वो प्रकाश की चाल है, उसका मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सीधी सी बात है, ठीक। तो प्रकाश जो है एक रहस्य है जिसका अभी तक द्रव्यमान नहीं पता, लेकिन ये पता है, इतनी बातें पता हो गई है कि प्रकाश में द्रव्यमान तो है।
कितना है ये नहीं पता। आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन ने भी कुछ फार्मूले दिए, कुछ चीज़ें दी, ठीक। आइंस्टाइन के सूत्र प्रकाश पर नहीं लगते, प्रकाश जैसे कोई और चलता है तो उस पर उनकी गणनाएं ठीक ठीक फिट बैठ जाती हैं, हो जाती हैं ठीक, लेकिन प्रकाश पर नहीं, क्योंकि प्रकाश में जितनी चाल है, वो प्रकाश की जो चाल हम वैज्ञानिक विधियों द्वारा नापते हैं वो इतनी अधिक है कि उस पर कुछ गणनाएं नहीं हो पाती हैं। तो यानी बात आई कि हमारे लिए रहस्य जो है वो क्या है, वो प्रकाश है। कुल मिला के द्रव्यमान परिभाषित हो जाने से, ये बहुत लंबी बात है, लंबी कहानी है, भौतिक जगत बताऊंगा तुम्हें क्या है, फिर एनसीईआरटी से बताऊंगा, सारी चीज़ें इसमें फिट रहेंगी। तो अभी तो बात चल रही है कि भौतिक जगत क्या है। अब द्रव्यमान परिभाषित हो जाने से, ठीक, चाहे ये कण का हो चाहे ये वस्तु का हो, द्रव्यमान कण का होगा या वस्तु का होगा, ये विज्ञान की अपनी धारणाएं हैं। भाई हम किसी को कण कहेंगे, किसी को वस्तु कहेंगे, ये बात आ गई, कण का हो वस्तु का। द्रव्यमान परिभाषित हो जाने से आवेश परिभाषित हो जाता है। यानी आवेश को भी द्रव्यमान ही रखता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी वस्तु में आवेश तो हो, द्रव्यमान ना हो, ठीक। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान विलोप हो जाता है तो उसका आवेश भी विलोप हो जाता है। यानी अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान का विलोपन हो जाता है, कुछ ऐसा परिवर्तन होता है प्रकृति में कि द्रव्यमान का विलोपन हो गया, साहब द्रव्यमान नहीं मिल रहा है, तो आवेश भी नहीं मिलता। इसका भी कारण प्रकाश से समझा जा सकता है। प्रकाश एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये दो कण हैं, इनसे मिलकर इनका विनाश हो जाता है तो यहाँ बनता है प्रकाश। और इस प्रकाश को हम फोटोन के नाम से भी कह सकते हैं, यानी फोटॉन, प्रकाश ऊर्जा का एक टुकड़ा। फोटोन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, 12वीं कक्षा में हम जाएंगे, पढ़ेंगे, सारी बातें आती हैं। तो देखिए ये कौन था, ये था इलेक्ट्रॉन, और ये कौन था, ये था पॉजिट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन गायब हो गए, गायब होने से पहले इनमें द्रव्यमान था। गायब होने से पहले ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान था। विलोप होने से पहले या इनका विनाश होने से पहले इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान था, पॉजिट्रॉन में भी द्रव्यमान था। लेकिन जब ये प्रकाश बने तो द्रव्यमान गायब हो गया और जो इन पे आवेश था वो भी गायब हो गया, वो भी विलोप हो गया। यानी प्रकाश के अंदर आवेश नहीं है, प्रकाश आवेश रहित है। आवेश रहित हो गया प्रकाश। प्रकाश आवेश की गणना नहीं बताता, जबकि हम जानते हैं कि जब प्रकाश बनता है तो वह दो आवेशों से मिलकर बनता है। ये बात हमने ढूंढ ली अब तक कि दो आवेशों से मिलकर प्रकाश बनता है, लेकिन प्रकाश में आवेश की गणना नहीं होती है। एक पॉजिटिव, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक चार्ज का इस तरीके से विलोपन हो जाता है या विनाश हो जाता है कि वो प्रकाश बन जाते हैं, ठीक। ये हम कह सकते हैं कि आवेश का यहाँ संरक्षण है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि बाद में प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, वो फिर वापस उसमें उड़ जाए, आवेश बढ़ जाते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कुल मिला के अगर द्रव्यमान का विलोपन हो जाता है तो आवेश का विलोपन भी हो जाता है। यानी ऐसी कोई वस्तु प्रकृति में नहीं हो सकती जिसमें आवेश तो हो, द्रव्यमान ना हो। यानी मूल जो राशि, जो मूल रूप से भौतिक परिभाषित हुआ, वह क्या हुआ, वह हुआ जड़त्व। जड़त्व किससे नापा गया, जड़त्व नापा गया द्रव्यमान से। द्रव्यमान है तो जड़त्व है, ठीक। अब कण हुआ, वस्तु हुआ, आवेश हुआ। अब कण में आवेश के कारण बल लगे, कण के द्रव्यमान के कारण इसमें गुरुत्व बल लगे। जो गुरुत्व बल है वो आप जानते हैं, गुरुत्व बल लगता है दो द्रव्यमानों के बीच में, वो भी लग गया। आवेश के कारण वैद्युत बल लगता है, ये भी पता लग गया, ये तो पढ़ लिया होगा, वैद्युत बल, ये लग गया। आवेश की गति के कारण, अगर ये आवेश है, ये गतिमान है किसी वस्तु के अंदर, तो इस गति के कारण आवेश, द्रव्यमान आवेश और आवेश की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी तैयार हो गया, चुंबकीय क्षेत्र भी बन गया, ठीक। अगर मैं इन सारे बलों को देखूं और इनके पीछे छिपी हुई बात देखूं तो वो है द्रव्यमान। यानी जिसके पास द्रव्यमान नहीं है वह वस्तु है ही नहीं, ये मान के चलिए, वह वस्तु नहीं है। और वस्तु नहीं है तो उसकी जानकारी नहीं है।
जानकारी नहीं है तो फिर भौतिकी कैसा, विज्ञान कैसा। तो प्रकृति का वह रूप जिसका जड़त्व परिभाषित हो जाता है या जानने में आ जाता है, भौतिक जगत कहलाता है। भौतिक जगत प्रकृति का वह रूप है जिसका द्रव्यमान जान लिया जाता है या जानने में आ जाता है। मान लीजिए ये चौक है, ये 2 ग्राम 5 ग्राम 3 ग्राम की है, जो भी है, तो परिभाषित हो जाती हैं सारी चीज़ें। ये किससे बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, इसमें रॉक है, चट्टान है, बड़ा बड़ा जो भी है सब जानने में आ जाता है। तो पहले जानने में आएगा द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान जानने में आएगा कितना है, उसके बाद उसमें आवेश है कितना है, द्रव्यमान पहले। अब यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान है, उसमें आवेश है, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान ना हो तो इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, सिर्फ आवेश के दम पे इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। तो कुल मिला के हमारी समझ में ये बात पक्की अब तक आ गई होगी कि भाई प्रकृति का वह रूप जिसका जड़त्व परिभाषित हो जाता है या जानने में आ जाता है, वह भौतिक जगत कहलाता है, ठीक। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं भौतिक जगत के चैप्टर की और देखते हैं कि पहला टॉपिक इसका क्या है। पहला टॉपिक है भौतिकी क्या है। पहला टॉपिक क्या है कि भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है। अब देखिए बिल्कुल बेसिक बात बताऊंगा, भौतिकी क्या है, इतना सीधा सटीक जवाब दूंगा आपको। भौतिकी क्या है? ठीक, भौतिकी क्या है। अब विज्ञान की वह शाखा, बिल्कुल एकदम सटीक बात बताऊंगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जड़त्व के प्रभाव की गणना की जाती है। अर्थात भौतिकी में नियम जड़त्व के आधार पर प्रतिपादित किए जाते हैं या खोजे जाते हैं, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जड़त्व के प्रभाव की गणना की जाती है। जड़त्व के प्रभाव की गणना, द्रव्यमान के प्रभाव की गणना, संहति के प्रभाव की गणना, ठीक। और अर्थात भौतिकी में नियम जड़त्व के आधार पर प्रतिपादित किए जाते हैं या खोजे जाते हैं या बनाए जाते हैं। यानी भौतिकी का आधार क्या है? जड़त्व। जड़त्व का प्रभाव जो है, जड़त्व के प्रभाव पर नियम होता है, ठीक। अब जहाँ जहाँ जड़त्व का प्रभाव है, जहाँ जहाँ पर द्रव्यमान का प्रभाव है, वहाँ वहाँ पर सब कुछ भौतिक है और भौतिक विज्ञान में है। अब इसका मतलब क्या होगा, ऐसे देख ले, समझ ले जरा। क्या होगा? जड़त्व का प्रभाव, पहला जड़त्व के प्रभाव आते हैं न्यूटन से और केपलर से। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। न्यूटन और केपलर दो वैज्ञानिकों से जड़त्व के प्रभाव आते हैं। न्यूटन से आते हैं न्यूटन के नियम, और केपलर से आते हैं ग्रहों की गति के नियम। ठीक, तो न्यूटन के नियम बाद में बने न्यूटन के गति के नियम।
न्यूटन के नियम, और ये भ्रांति हो जाती है अक्सर बच्चों को और टीचरों को भी, पता नहीं कितने लोगों को भ्रांति है कि यार न्यूटन के नियम क्या हैं, न्यूटन के गति के नियम क्या है, तो लोग बाग न्यूटन के गति के नियम को न्यूटन के नियम बना देते हैं। न्यूटन के नियम में अगर गणितीय गणनाएं शामिल कर दी जाए, न्यूटन के नियम में अगर गणितीय गणनाएं शामिल कर दी जाएं और कुछ शर्तें लागू कर दी जाएं, कुछ शर्तें लागू कर दी जाएं, तो वह नियम बन जाता है न्यूटन का गति का नियम। तो जानते हैं बच्चे, न्यूटन के गति के नियम बच्चे जानते हैं, ज़्यादातर टीचर जानते हैं। न्यूटन के नियम क्या है वास्तव में, ये बहुत कम लोग जानते हैं। न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन के नियम कम लोग जानते हैं, न्यूटन के गति के नियम ज़्यादा लोग जानते हैं। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पर अब हम जान रहे हैं कि न्यूटन के नियम जब हमने पढ़े हैं 9वीं क्लास में, तो उसमें जड़त्व को ही परिभाषित किया गया है सबसे पहले, यानी द्रव्यमान को पहले परिभाषित किया गया, उसके बाद नियम बना दिए गए हैं। किसी वस्तु पर बल लगेगा तो उसमें परिवर्तन होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, उसके आकार में परिवर्तन होगा, उसकी आकृति में परिवर्तन होगा, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा। उसके बाद फिर ये गणनाएं हो गई, गति के समीकरण बन गए, सब कुछ जो है चलता रहा। तो न्यूटन के नियम से बाद में ये आधार बना, इसका गणितीय रूप आ गया। न्यूटन के नियम का एक एक स्टेप पे चलते रहेंगे। ये बन गए न्यूटन के गति के नियम। ठीक, न्यूटन के गति के नियम और केपलर के ग्रह गति के नियम को गणितीय रूप दे दिया गया। केपलर के नियम जो हैं, ग्रह गति के नियम, इनका गणितीय रूप न्यूटन के नियमों के आधार पर दिया गया। न्यूटन के गति के नियम बने, न्यूटन के नियम से न्यूटन के गति के नियम बने, उनका गणितीय रूप बना। उसके बाद न्यूटन के गति के नियम से ग्रहों की गति के गणितीय नियम बन गए, यानी केपलर के नियम गणितीय रूप में आ गए। कोणीय संवेग सुरक्षित होता है, सूर्य के चारों तरफ कोई ग्रह जो है एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है, इसका आवर्तकाल, त्रिज्या, वर्ग जो भी नियम बने, उनका जो गणितीय रूप लगा वो न्यूटन के नियम से लग गया। न्यूटन के नियम यहाँ मिला दिए गए। फिर ये घटनाएं हो रही थी 1916 के लास्ट में, 1916 मैंने कह दिया, 1600 के आसपास ये घटनाएं, 1600-1700 के आसपास ये घटनाएं हो रही थी। केपलर के नियम पहले और न्यूटन के नियम अगर देखेंगे आप तो केपलर के नियम पहले से हैं, लेकिन उनका गणितीय रूप नहीं है। तो यहाँ पर भौतिकी की शुरुआत हुई, भौतिक जगत की शुरुआत हुई जड़त्व के आधार पर। ठीक, इसके बाद विज्ञान आगे बढ़ता गया। अब दो बातों का यहाँ पर समायोजन करना पड़ा। एक बात ये रही कि भाई, एक बात ये रही कि भाई एक है वस्तु और भाई एक है कण। ठीक, तो न्यूटन के नियम, जो न्यूटन के नियम हैं, न्यूटन के नियम का जो गणितीय रूप है, न्यूटन के नियम का जो गणितीय रूप है, वह वस्तुओं पर लागू नहीं, वह कण पर लागू है। यानी न्यूटन के नियम कहाँ लगेंगे? कण पे लगेंगे। कण की परिभाषा बनाई गई। भाई कण क्या है? कह रहा जी कण वह है जिसका आकार बहुत छोटा है और सारा का सारा द्रव्यमान उस कण के केंद्र पर, एक बिंदु पर माना गया। तो यानी कण को एक बिंदु कण बना दिया गया और इस पर न्यूटन के नियम लगा दिए गए और न्यूटन के नियमों का गणितीय रूप बना दिया गया। यहाँ से विज्ञान आगे बढ़ता गया, यहाँ से विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ठीक, नई नई खोज होती गई, नई नई बातें आती गई। अब जा कर के विज्ञान परमाणु तक पहुँच गया है। ठीक, जो प्रयोगों के आधार पर सत्य हो जाता है वह विज्ञान में शामिल कर दिया जाता है। परमाणु का वह हिस्सा या परमाणु की जानकारी का वह हिस्सा जो जड़त्व के आधार पर होता है वह भौतिक विज्ञान में शामिल हो जाता है, और परमाणु का वह हिस्सा जो जड़त्व के आधार पर नहीं होता है वह रसायन विज्ञान में परिभाषित हो जाता है। ठीक, या जीव विज्ञान में परिभाषित हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि तीनों विज्ञान जो है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये तीनों विज्ञान क्या हैं कि बटे वो हैं। अगर जड़त्व के आधार पर कुछ चीज़ें परिभाषित हो जाती हैं, ठीक, तो भौतिक में रख लो।
अगर रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं तो उसे रसायन विज्ञान में भाग परिवर्तन करते हैं तो रसायन में रख लो। जीव विज्ञान में जीवन की बात होती है, मरने की जीने मरने की बात होती है, बीमारियों की बात बोला जिसे बायोलॉजी में रख लो। तो दिस इज द डिवीज़न, ये डिवाइड कर दिया गया। भौतिक विज्ञान में ये पक्का हो गया कि भाई ये जो जड़त्व के कारण जो चीज़ें होती हैं वो भौतिक विज्ञान में रख दी जाती हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़ गए, भौतिकी क्या है, हम इस बात पर आ गए। तो लेंगे अपनी अगली क्लास में भौतिकी क्या है, एनसीईआरटी के आधार पर हम बात करेंगे कि भौतिकी क्या है, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, कैसे कैसे नियम आए, कैसे कैसे चीज़ें बनी, लेते हैं अगली क्लास में। बड़ा ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ न्यूमेरिकल इसमें है नहीं, सवाल इसमें हल करने नहीं है, सिर्फ कहानियाँ हैं, बातें हैं, मज़े मज़े में चलता रहेगा। पेपर में, परीक्षा में इसमें से कुछ आने वाला नहीं है, पेपर में इसमें से कुछ नहीं आता, परीक्षाओं में कुछ नहीं आता, ये सिर्फ जानकारी वाला है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। जानकारी लो भाई, भौतिक जगत क्या है, भौतिकी क्या है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।